तुम दिल पर रख कर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रख कर अपने हाथ कर लो वादा दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पे रख कर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्ते एंड वेलकम टू द आईपीसी हेल्थ केयर शो। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा करने जाने वाली हूँ। और सबसे पहले मुझे थोड़ा, हम जब बम्बई में बेस्ड है तो एक मुझे किस्सा याद आ गया एक व्यक्ति का, कि वो रहता था गोरेगांव में और रोज उनकी ऑफिस चर्चगेट में जानी पड़ती थी। तो गोरेगांव एक मुंबई में सबब है, तो जनरली ट्रेन में 1 घंटे में चर्चगेट पहुंच जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति को गोरेगांव से चर्चगेट ट्रेन में पहुंचने में 3 घंटे लगते थे। ताज्जुब हुआ ना, कैसे कैसे बाकी के लोग 1 घंटे में पहुंचते, इनको 3 घंटे लग गए। उनका ये प्रॉब्लम था कि उन्हें बहुत घड़ी घड़ी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, बहुत प्यास लगती थी और बीच बीच में बहुत भूख भी लगती थी। तो 2-2 स्टेशन पे बाथरूम करते करते उनको ऑलमोस्ट चर्चगेट पहुंचने को 3 घंटे लग जाते थे। कितनी गंभीर, मतलब ऐसे अपने को हंसने आता है, लेकिन इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर अ पर्सन। और उनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली बात सिंपल सी थी, जब उन्होंने शुगर टेस्ट की तो उनको हाईली डायबिटिक थे। जी हाँ दोस्तों, कई बार डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है, हमें कोई उसके चिन्ह नहीं समझ में आते। हमें सिर्फ लगता है कि हमने पानी ज्यादा पी लिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि शुगर के रिलेटेड है। डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, उसका क्या रिश्ता है? चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायबिटीज का हार्ट पे क्या असर पड़ सकता है और उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे दर्शकों, आज का इम्पोर्टेंट विषय है डायबिटीज और हार्ट डिजीज। आप देख रहे हैं कि इंडिया हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और तरक्की डायबिटीज में भी हो रही है। ग्लोबल और जो इकोनॉमी में अच्छी बात है, लेकिन डायबिटीज में नहीं। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। ऑलमोस्ट 32 मिलियन केसेस ऑफ डायबिटीज आर इन इंडिया। तो आप सोच सकते हैं कि स्पेशली नाउ WHO हैज वार्न्ड कि ऑलमोस्ट इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो है प्री डायबिटिक स्टेज में। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया त्योहारों का देश है, कोई ना कोई रीजन में हमें मिठाइयाँ, ये जो सब हमारे यहाँ चलते ही रहता है, मैक्सिमम फेस्टिवल्स, मैक्सिमम फूड। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पेशली मैंने भी अक्सर देखा है कि कभी भी हम लोग क्लिनिक का भी एड्रेस देते हैं, तो जैसे हमारी एक क्लिनिक है स्वीट्स की दुकान, तो स्वीट की दुकान सभी को पता होती है। तो खान पान के जो रीजंस है, एक्सरसाइज है, ये मेनली कॉजेज है डायबिटीज के। तो
आज अपना जो मेन टॉपिक है कि लेट अस नॉट इग्नोर डायबिटीज, लेट अस लर्न मोर अबाउट डायबिटीज एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि उसका हार्ट डिजीज के साथ रिलेशन क्या है और कैसे हम ये सबको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि डायबिटीज क्या है, इंसुलिन क्या है, ये शुगर क्यों बढ़ती है। तो चलिए इस डायग्राम की ओर देखते हैं। ये बेसिकली अपने शरीर में एब्डोमेन में ये पैनक्रियाज नाम की जो ग्रंथि है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है। जब भी हमारे ब्लड में शुगर का प्रमाण बढ़ जाता है तो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। ये हार्मोन का कार्य है शुगर को व्यवस्थित यूटिलाइज करना और ब्लड शुगर को कम करना। अभी चलिए थोड़ा और गौर करके देखते हैं। ये एग्जैक्टली आप देखिए, दिस इज हाउ द पैनक्रियाज लुक, और उसमें बीटा सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूस इंसुलिन। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसे कहते हैं डायबिटीज। अभी डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो लेट्स सी व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि जो मेनली हम खाना खाते हैं तो पेट में जो भी खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अभी पैनक्रियाज जनरली इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। अगर वो इंसुलिन नहीं सिक्रेट कर पाते या बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये जनरली बच्चों में देखा जाता है एंड लेस देन 20 ईयर्स, जैसे आप इधर भी देख रहे हैं, इट इज नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज। बट ये सिर्फ 3 to 5% केसेस में ही होता है। इंडिया में मैक्सिमम जो डायबिटीज है वो है टाइप 2 डायबिटीज विच इज इन एडल्ट्स। एंड ये है गलत लाइफस्टाइल की वजह से, रॉन्ग फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल्सो देयर इज अ जेनेटिक फैक्टर। टाइप 2 डायबिटीज जैसे मैं बता रही हूँ लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अगर ये आप इधर डायग्राम में देखेंगे, पैनक्रियाज इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन लेकिन उसका इफेक्टिव यूज नहीं होता है एंड इसके लिए अगर उसका यूज नहीं होता है शुगर बढ़ते जाती है और इंसुलिन प्रोडक्शन को भी बढ़ते जाना पड़ता है। इसे और गौर से देखते हैं कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में मैक्सिमम लोगों में टाइप 2 डायबिटीज है और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये जो टाइप 2 डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आंखों में, हार्ट पे, किडनीज पे, पैरों पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल शुगर एंड व्हाट इज एबनॉर्मल शुगर। आप सभी को पता है कि जब भी हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो नॉर्मल फास्टिंग शुगर अराउंड 90 तक होना चाहिए और पोस्ट लंच शुड बी लेस देन 120। अगर आपका फास्टिंग या पोस्ट लंच शुगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है तो यू फॉल इनटू द डायबिटिक कैटेगरी। जनरली अगर शुगर्स अप टू 140 है तो यू कम इनटू बॉर्डरलाइन कैटेगरी। इमीडिएटली वी डोंट स्टार्ट मेडिकेशंस। लेकिन अगर कभी कभी हम देखते हैं वेरी हाई शुगर्स वी गेट, जैसे कि फास्टिंग 200 या 250, तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए वेट नहीं करते हैं, इमीडिएटली मेडिकेशंस शुरू कर देते हैं बिकॉज हाई लेवल्स ऑफ शुगर इन द ब्लड कॉजेज कॉम्प्लिकेशन। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आप पूरे बॉडी का इधर पिक्चर देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, स्ट्रोक होना यानी कि पैरालिसिस या ब्रेन इंजुरी, दूसरा आईज में ब्लर्ड विजन या ब्लॉक्ड विजन, प्यास ज्यादा लगती है, देयर इज इंक्रीज थर्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट में अटैक्स आना, ब्लॉकेजेस आना, साइलेंट हार्ट अटैक्स, किडनी में प्रॉब्लम्स आता है, क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़ जाती है, कई लोगों में वेट लॉस एज अ सिम्टम होता है, इंक्रीज यूरिनेशन होता है, कई बार जैसे आप देख रहे हैं कि पैर की नसों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, नर्व्स डैमेज हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए डायबिटीज का सही वक्त पे डायग्नोसिस जरूरी है और डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि डायबिटीज का इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे क्या होता है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि हमें डायबिटीज आजकल हर एक घर में एक पेशेंट में डायबिटीज होता है। इट इज लाइक अ फैशन के हाँ मुझे तो डायबिटीज है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो उसके वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। इट इज ऑलमोस्ट $132 बिलियन एंड आप देख रहे हैं कि ओवरवेट, ओबेसिटी, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, नर्व डिजीज, आई, ये सब की मदर डायबिटीज है। तो अगर एक डायबिटीज को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम कितने सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा मुझे बताना था कि हमारे जिंदगी में तान तनाव बढ़ रहा है। कई बार हमने देखा है कि अर्थक्वेक्स के बाद या बॉम्ब ब्लास्ट के बाद
या कोई भी किसी के फैमिली में डेथ हो जाती है, शॉक की वजह से शुगर्स बढ़ जाती है, उसे कहते हैं कि डिप्रेशन कैन ऑल्सो ट्रिगर डायबिटीज। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम बहुत उदास रहते हैं, अपसेट रहते हैं, तो हमारी ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ जाता है और हमारा बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाता। इसके लिए जब भी हम आईपीसी में कोई भी केस को स्टडी करते हैं, तभी हम उसे डायबिटीज क्यों हुआ उसका रूट कॉज जरूर जानने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आज का विषय है डायबिटीज और हार्ट डिजीज के साथ उसका संबंध, चलिए अभी देखते हैं कि हार्ट डिजीज क्या है और उसका डायबिटीज के साथ रिलेशन क्या है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है। ये आर्टरी में 3 पार्ट्स होते हैं, ये आउटर पार्ट, ये मिडिल जो आप देख रहे हैं पिंक लेयर, और ये इंटरनल लाइनिंग जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। जब भी डायबिटीज या शुगर बढ़ जाती है, कई बार हम देखते हैं कि उसके साथ एसोसिएटेड हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, तो ये इंटरनल लाइनिंग धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। बेसिकली रूट कॉज ऑफ अ ब्लॉक इज एंडोथेलियल डिसफंक्शन, मतलब इंटरनल लाइनिंग में खरोच आना। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहती हूँ, जैसे आपको अगर एक वुंड हो गया और इधर स्क्रैच आ गया तो कैसे आपकी स्किन डिस्टर्ब हो जाती है, तो वैसे ही इंटरनल लाइनिंग अगर उस पे स्क्रैचेस आ गए तो नेचुरली उसका बॉडी वो जख्म भरने लगता है। जैसे इधर भरने लगता है तो वैसे ही इधर भी कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट्स होने लगती है और धीरे धीरे ये ब्लॉकेजेस का फॉर्मेशन होता है। ये काम बहुत धीरे से चलते रहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें ब्लॉकेजेस क्यों हो गए, हम तो सीधे साधे लोग हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं और मीन्स एकदम सिंपल जिंदगी जीते हैं, तो हमें ब्लॉकेजेस क्यों है। एक्चुअली ब्लॉकेजेस होने के लिए जो हमारी जो रोज की जो जिंदगी है वही इनफ है। अलॉन्ग विद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब से ब्लॉकेज फॉर्मेशन की क्रिया हमारे अंदर धीरे धीरे चलती है। जब ये ब्लॉकेजेस 70% को क्रॉस कर लेते हैं तो कई बार हार्ट अटैक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जब भी हार्ट अटैक होता है तो ये ब्लॉकेजेस और ये बीच में जैसे देख रहे हैं ब्लड क्लॉट हो गया है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन आवश्यक बन जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन में हम ब्लड क्लॉट के लिए डिसॉल्विंग एंजाइम्स जो देते हैं और उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये हार्ट अटैक क्यों आया। डायग्नोसिस के लिए जनरली एंजियोग्राफी करके टेस्ट की जाती है जिसमें एक गाइड वायर हार्ट तक लिया जाता है और उसमें डाई इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद एक ऐसा नक्शा दिया जाता है जो एंजियोग्राफी रिपोर्ट है जिसमें ब्लॉकेजेस बताए जाते हैं। कई लोगों में ब्लॉकेजेस नहीं भी होते, लेकिन मेजॉरिटी लोग, जैसे हम इधर बात करें डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिलेशन, तो मेजॉरिटी लोगों में जिनमें डायबिटीज है, हार्ट ब्लॉकेजेस होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए जब ये ब्लॉकेजेस का रिपोर्ट कोई भी पेशेंट देखता है तो एकदम बौखला जाता है कि 70%, 90%, 100%। और आईपीसी में हम ऐसे ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनको बताई गई है सर्जरीज। चलिए उसकी और गौर करते हैं। अक्सर हमारे पास जो मल्टीपल ब्लॉकेजेस के केसेस आते हैं विद डायबिटीज, उन्हें एंजियोप्लास्टी या बाईपास बताया जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर में एक बलून इन्फ्लेट किया जाता है और फिर वो ब्लॉकेज को कम किया जाता है और उसके बाद एक स्टेंट बिठाया जाता है जो बेयर मेटल भी हो सकता है या मेडिकेटेड भी हो सकता है। एंजियोप्लास्टी से इमीडिएट रिजल्ट्स बहुत फायदेकारी होते हैं क्योंकि ये ब्लॉकेज एक बार सप्रेस होने के बाद, स्टेंट बिठाने के बाद नेचुरली ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली। लेकिन जैसे आप यहाँ देखें कि हम ब्लॉकेज होने की क्रिया को निकालते नहीं है। अक्सर पेशेंट ये भ्रम में रहते हैं कि हमारे पास मेडिक्लेम है या रिएम्बर्समेंट है या पैसे है, क्या बात है, खा पी लेते हैं, आज खा लो पी लो कर लो मजा, कल क्या होगा किसने देखा, कुछ भी होगा तो हम कुछ तो ऑपरेशन करवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। एंजियोप्लास्टी इज अ टेम्पररी मेजर, देयर इज इमीडिएटली इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, लेकिन कुदरत अपना काम जरूर करती है। जैसे कोई भी आप झाड़ देखिए, अगर आप झाड़ को काट देंगे लेकिन अगर रूट्स नीचे है तो झाड़ को दोबारा उगना ही है। वैसे ही हमारे पास आधे केसेस एंजियोप्लास्टी के बाद आते हैं। चलिए देखते हैं ये केस स्टडी को। अग्रवाल जी हमारे पास जब भी आए थे तभी ऑलरेडी उनको 3rd एंजियोप्लास्टी बताई गई थी। उनकी राइट साइड की नस में ये ब्लॉकेज था और उसमें एंजियोप्लास्टी की गई थी और वो स्टेंट में रीब्लॉक हो गया था।
वो स्टेंट में दूसरा स्टेंट बिठाया था जो भी ब्लॉक हो चुका था, और जब भी हमारे पास आए तब उनको तीसरी एंजियोप्लास्टी बताई गई थी। तो उन्होंने कहा उनको डायबिटीज भी काफी हाई रहता था। तो मैंने उन्हें वही समझाया कि आज मेडिकली हम लोग आपको स्टेंट बिठा देंगे, ये सब करेंगे, लेकिन जो ब्लॉकेजेस होने की क्रिया है उसको रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज, योगा और लाइफस्टाइल चेंजेस और कार्डियक रिहैब प्रोग्राम से ऑलमोस्ट गए 6 सालों से हम उन्हें मैनेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उन्हें कोई भी एंजियोप्लास्टी की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो जैसे आपने देखा कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास, अगर आप बाईपास में भी देखेंगे तो हमने यहाँ ये जो ब्लॉकेज है तो यहाँ से यहाँ दूसरी नस को स्टिच किया हुआ है। अभी जैसे जहाँ स्पेशली हम स्टिचेस लेते हैं तो वहां भी एक रॉ एरिया क्रिएट होता है और हमारे बॉडी के सेल्स वहां वापस दोबारा एक्यूमुलेट होने के शुरुआत करते हैं। इसके लिए सर्जरी में भी इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा होने की क्रिया को कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे यहाँ आईपीसी में हम सबसे पहले उन्हीं पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं जिनको अत्यंत आवश्यकता है सर्जरी की, और ये आवश्यकता सिर्फ अराउंड 10% केसेस में होती है, जिनको लेफ्ट साइड की मेन नस में अगर ब्लॉकेज हो या हार्ट का फंक्शन काफी कम हो गया हो या दवाइयां लेके भी उनको काफी फायदा नहीं रहा। जनरली हमारे पास जब ये केसेस आते हैं तभी कई बार उन्हें जस्ट रीसेंट डिस्कवरी होती है कि अभी अभी उनको हार्ट की डिजीज के बारे में पता चला है। तो एक आसान और एकदम सिंपल तरीका कैसे हार्ट सर्जरीज को टाला जा सकता है वो देखते हैं। तो जैसे बात कर रहे थे हम डायबिटीज और हार्ट डिजीज के बारे में, तो डायबिटीज के पेशेंट्स में मल्टीपल ब्लॉकेजेस होने की संभावना है। जैसे आपने यहाँ देखा एंजियोप्लास्टी और बाईपास करने के बाद रिकरेंस होने की ज्यादा संभावना है। तो ऐसे केसेस में कैसे आईपीसी उन्हें मदद करता है वो देखते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी औरतों के साथ, क्योंकि औरतें हमेशा बिजी अपने घर संसार में रहती है और अपने सेहत की तरफ कम ध्यान देती है। जनरली हार्ट डिजीज कहा जाए तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि मर्दों का ही डिजीज है, लेकिन औरतों का प्रमाण कम होता है क्योंकि 45 इयर्स तक जो हार्मोन्स होते हैं वो उन्हें हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन औरतों में डायबिटीज का प्रमाण होता है और उसमें अगर हार्ट डिजीज हो जाए तो काफी हद तक खतरनाक भी हो सकती है। तो हार्ट डिजीज में जनरली हमने देखा है कि बेसिकली हार्ट अटैक आता है तो विद इन फर्स्ट 1 आवर डेथ के चांसेस हाई होते हैं, मोर्टेलिटी ज्यादा होती है एंड ऑल्सो हार्ट एनलार्जमेंट के चांसेस ज्यादा रहता है। तो औरतों से मेरी खास विनती है कि अपने डायबिटीज को जरूर अच्छी तरह से कंट्रोल करें और हार्ट डिजीज उनमें हो रही है कि नहीं उसका बराबर से चेकअप करवाए। कमिंग टू द ट्रीटमेंट्स व्हाट वी डू एंड द कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि काफी बार हमारे पास केसेस नॉन हीलिंग वुंड्स करके प्रेजेंट करते हैं कि उनको पैर में जख्म हो गया है, भर नहीं रहा है या गैंग्रीन हो गया है। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि जिनको एम्प्यूटेशन यानी कि बोला है कि आपको पैर काट देना है। तो वैसे केसेस में भी हम जब भी ट्रीटमेंट देते हैं, आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी देते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, तो कई बार हम पैर को कटने से भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत हद तक फैल चुका है तो कभी कभी एम्प्यूटेशन भी करवाना पड़ता है। दैट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कई बार पैरों में झंझनाहट होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, चप्पल पहने हुए लेकिन फील नहीं होता है कि चप्पल पहने हुए है। स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स को पैरों की यानी कि फुट केयर बहुत ही जरूरी है। बेयर फुटेड जाना नहीं है। कभी भी अगर रनिंग के लिए या वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जाए तो चप्पल के जगह पे स्पोर्ट्स शूज डालना बहुत ही जरूरी है। कोई भी प्रकार का अगर जख्म होता है तो जख्म पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो वुंड हील नहीं होता है तो उसके वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ऑलमोस्ट 65% डायबिटीज के पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकती है, और ये आपको हो रही है कि नहीं उसके लिए स्पेशल टेस्ट भी होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसे प्रिवेंट करना है
वो है डायबिटिक रेटाइनोपैथी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो पिक्चर, वो है आंखों का पर्दा जिसे हम कहते हैं रेटाइना। इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डायबिटीज एंड काफी बार ये एकदम झट से हो जाता है, अचानक से हो जाता है, कोई पता नहीं चलता है। अगर कभी ब्लड विजन हो जाए या ब्लॉक विजन हो जाए तो तुरंत इसे ट्रीट करना चाहिए, ऑप्थेल्म के पास जाना चाहिए। लेकिन मेरी तो यही राय है कि ये सब करवाने के बजाय अगर हम डायबिटीज को ही रिवर्स करें, उसे अच्छी तरह से कंट्रोल करें और कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले ही अगर हम स्क्रीन कर ले कि हमें ये होने वाला है कि नहीं, तो जरूर बहुत अच्छा होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस डायबिटीज रिवर्सिंग प्रोग्राम। रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम यानी कि जनरली आपने देखा है कि डायबिटीज की गोलियां बढ़ते जाती है, फिर गोलियों के बाद इंसुलिन, ये सिलसिला जारी रहता है। हमारे पास कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि इंसुलिन और दवाई फुल डोज में ले रहे हैं, फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। तो डायबिटीज रिवर्स प्रोग्राम में हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि उनका बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन कितना है। तो वो जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें जो फास्टिंग में इंसुलिन कितना प्रोड्यूस करता है, पोस्ट लंच में कितना करता है। कई बार हमने देखा है कि अपने बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा होता है लेकिन यूटिलाइजेशन सही नहीं होता है, एंड दैट इज मेनी टाइम्स बिकॉज पेट पे चर्बी होती है, ओबेसिटी होती है, एक्सरसाइज नहीं की जाती है या डाइट में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम रूट कॉज को टारगेट करके हमारा काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि मेडिकेशंस के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जनरली लोगों को स्पेशली जब भी बॉर्डरलाइन डायबिटीज होता है तो कई बार लोग बोलते हैं कि एक बार डायबिटीज की मेडिसिन लेंगे तो हमेशा लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर बॉर्डरलाइन डायबिटीज है तो लाइफस्टाइल चेंजेस करने में टाइम जाता है, तो इमीडिएटली हम लोग मेडिकेशन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे हम प्रिंसिपल है कि आग लगी है तो पानी डालो, बाद में आपका आग नहीं लगेगी उसके बारे में सोचो। तो वैसे ही मेरी दर्शकों से विनती है कि अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले आपका शुगर कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। ओरल मेडिकेशंस में भी 3 प्रकार होते हैं। एक है जो मेडिसिन जो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाती है, दूसरा जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन ठीक करती है, तीसरा जो ग्लूकोज अपने शरीर में एब्जॉर्ब होता है उसका एब्जॉर्प्शन को कम करती है या रोकती है। अभी कई बार हम जब भी प्रिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं तो रैंडमली कोई ना कोई दवाइयां दी जाती है, लेकिन हम यहाँ एक्यूरेटली जो जरूरत है उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कितना है, यूटिलाइजेशन कैसा है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो वो कैटेगरी की मेडिसिन देनी चाहिए, प्रोडक्शन कम है तो वो कैटेगरी की मेडिसिन देनी चाहिए। तो हम इधर प्रॉपरली जो मेडिसिन है उसको प्रॉपरली डिजाइन करते हैं और इफेक्टिव डोजेस में देते हैं ताकि आपको ओवरडोजेज ना हो। दूसरी बात है कि जो उसके साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि कभी कभी हमारी शुगर कम हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस, वेट गेन, कई बार स्किन रैशेस और इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन, तो ये सब हम कैसे अवॉइड कर सके वो भी हमारा टारगेट होता है। और हमारे होलिस्टिक सेक्शन में आपको आयुर्वेदिक और अदर मेडिसिन के बारे में भी बताने वाले हैं। ओरल मेडिसिन एक हिस्सा है ट्रीटमेंट का। कई बार हमारे पास पेशेंट्स बहुत ही हाई शुगर जैसे कि 300-400 यूनिट्स शुगर लेके आते हैं, तभी हमें इंसुलिन देना पड़ता है। इंसुलिन इज बेसिकली एग्जैक्टली द हार्मोन विच योर बॉडी वांट्स। इंसुलिन के बारे में भी लोगों को बहुत गलत धारणाएं हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक बार इंसुलिन लेंगे तो हमेशा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें बहुत हाई शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का यूज करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम टैबलेट्स भी देते हैं, लेकिन अगर टैबलेट से अच्छी तरह से कंट्रोल आता है तो हम इंसुलिन का प्रमाण भी कम कर देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट्स को हम इन बिटवीन इंसुलिन देते हैं, कभी हम लोग मेडिसिन से करते हैं, लेकिन जैसे आपका फिजिशियन गाइड करता है वैसे ही आपको करना चाहिए। इंसुलिन और ओरल मेडिकेशंस के बाद हम सिखाते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग इन डायबिटीज, कि सेल्फ मॉनिटर करना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं यह है ग्लूकोमीटर। आप इधर फिंगर पे इधर क्लीन करके एक प्रिक से आप पता कर सकते हैं कि आपकी शुगर्स क्या है। दूसरा हम जो यूरोस्ट्रिक्स है
वो भी हम पेशेंट्स को देते हैं, जो यूरिन में वो स्टिक दबा के वो देख सकते हैं कि उनकी यूरिन में कितनी शुगर का एक्सक्रीशन हो रहा है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग सिखाते हैं, मेडिकेशंस के बारे में बताते हैं, एंड वी गिव अ कंप्लीट कॉन्क्रीट प्लान कि मेडिकेशंस को कैसे कम किया जा सकता है, इंसुलिन को कैसे बंद किया जा सकता है। जी हाँ, ये भी मुमकिन है, देखते हैं कैसे। कोई भी चीज को हासिल करने के लिए गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही डायबिटीज रिवर्सिंग प्रोग्राम में हमारे गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जनरली अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर इज बिटवीन 80 to 120, पोस्ट लंच इज बिटवीन 100 to 140, एंड हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। अगर ये टेस्ट इज लेस देन 7, दैट इट इज अ गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे रूटीनली आप शुगर टेस्ट तो करवा ही लेते हैं, फिर अपने फिजिशियन के पास जाते हैं कि डोजेस एडजस्टमेंट्स होता है। यहाँ इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। तो हमारे यहाँ जैसे कि हम ईयरली एग्जामिनेशन जो है बाय ऑल द डॉक्टर्स, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस के लिए जो स्क्रीन करना, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी है कि नहीं, आई चेकअप और बाकी के जो कॉम्प्लिकेशंस है, सोनोग्राफी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। जैसे यहाँ बताया गया है कि ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल, हार्ट पे असर हो रहा है कि नहीं, रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन, किडनीज में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये भी सब टेस्ट की जाती है। प्लस हार्ट पे भी असर होने के लिए कि साइलेंटली कुछ हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेस टेस्ट है, 2D एको है। तो ये तो सब पूरा स्क्रीनिंग किया ही जाता है। और उसके साथ साथ हम कई के पेशेंट्स में डायबिटीज के स्पेशली आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी देते हैं। आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी में जनरली 10 to 20 सिटिंग्स लगते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार आना पड़ता है। ये सिटिंग्स का कमाल ये है कि शुगर का कंट्रोल बहुत ही इफेक्टिवली हो जाता है, दवाइयां कम हो जाती है, और कई बार हमने देखा है कि इंसुलिन भी बंद करना पड़ता है। हम लोग ने इस पे खास किताब लिखी है, बाईपासिंग बाईपास सर्जरी विद डॉक्टर क्रैंटन फ्रॉम यूएस। उसमें ये थेरेपी की बहुत डिटेल्स में जानकारी है, और हमारी वेबसाइट भी है www.ipc-india.com, उस पे भी काफी सारे केस स्टडीज है। तो जैसे मैं बता रही थी कि डायबिटीज रिवर्सिंग प्रोग्राम में हम करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, कई पेशेंट्स में एसीटी, स्पेशली जिनको हार्ट के ब्लॉकेजेस है तो उनको हमें ईसीपी की भी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। एंजियोग्राफी में जैसे आप देखते हैं कि सिर्फ मेन वेसल्स ही दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे वेसल्स है, कोलैटरल्स, वो दिखते नहीं है। तो एग्जैक्टली ईसीपी ट्रीटमेंट में हम 35 सिटिंग्स 1 आवर डेली देते हैं, जिससे हार्ट की कोलैटरल सप्लाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि डायबिटीज को मैनेज अच्छी तरह से कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको डायबिटीज के साथ साथ हार्ट डिजीज है तो उसे विदाउट सर्जरी भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि ईसीपी क्रिएट नेचुरल बाईपास, तो आज के इस एपिसोड में हमने टेक्निकली डिस्कस किया कि व्हाट इज डायबिटीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज, व्हाट आर द कॉजेज, हाउ कैन बी इट डायग्नोस्ड, व्हाट आर द सिम्टम्स। जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थर्स्ट की स्टोरी बताई। तो वैसे डायबिटीज को हम अगर अच्छी तरह से डायग्नोस कर ले, उसका ट्रीटमेंट ढंग से करें, तो इट इज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो लेट अस लर्न हाउ टू हैंडल डायबिटीज बेटर। नमस्ते, मैं हूं रुजुता मेहता, आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की चीफ डायटिशियन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटिक लोगों की काफी कंप्लेंट्स होती है कि डाइट में मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं यही नहीं खा रहा हूँ, मैं वो नहीं खा रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि आपको इस प्रकार की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डाइट में रेस्ट्रिक्शंस फॉलो कीजिए, लेकिन क्या करना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना खाना हर 2 से 3 घंटे के गैप में खाना है। इसकी क्या जरूरत है मैं बताती हूँ आपको। क्या होता है कि जब आप 2 से 3 घंटे से ज्यादा का गैप रखते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो सकती है,
इसके वजह से आपकी शुगर में डाउन होने की वजह से आपको चक्कर भी आ सकती है। नाश्ते में आप स्पेसिफिकली पोहा, उपमा, लापसी, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें ले सकते हैं। नाश्ता थोड़ा अच्छा कीजिए ताकि उसके 2 से 3 घंटे के बाद आप कुछ लाइट खा सकें। इन लाइट चीजों में मैं आपको बताना चाहूंगी, आप कुरमुरा, पॉपकॉर्न, भुना हुआ चना, फ्रूट। अब फ्रूट में आप कहेंगे कि मैं कौन सा फ्रूट खाऊं? आप अपने सारे सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में खाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनाना खा रहे हो तो इलायची केला आप 2 खा सकते हैं, ग्रीन केला आप 1 खा सकते हो। एप्पल अगर आप खा रहे हैं तो उसको स्किन के साथ खाइए। मौसम्बी है, ऑरेंजेस है, इन सब चीज़ों में फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इन सब चीज़ों का सेवन करने से आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा। आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो फ्रूट्स है आप जितना सीजनल खाएं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटरमेलन अगर आप ठंडी के सीजन में खाओगे तो उससे आपको सर्दी होगी, गैस होगा और काफ़ी तकलीफें हो सकती है। तो आउट ऑफ सीजन फ्रूट्स ना खाएं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका खाना होता है। शाम की चाय के साथ नाश्ते में आप फिर से बिस्किट्स है, कुरमुरा है, पॉपकॉर्न ले सकते हैं और रात का खाना आप 7:30 से 8 बजे के बीच खा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में डाइजेशन अच्छी तरह से होगा और शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है। डायबिटिक्स को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जामुन, मेथी, करेला, बिली पत्ता, नीम के पत्ते, इन सब चीज़ों का सेवन करने से उनका शुगर में काफ़ी कंट्रोल रहता है। आप लोगों को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको वॉकिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वॉक नहीं करोगे तब तक आपका जो डाइजेशन पावर है वो बढ़ेगा नहीं। मतलब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा नहीं, जिससे आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ेगा नहीं। तो आपको कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट तक चलने की आवश्यकता है। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी कि खाने के बीच में और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखिए। हम जैसे बताते हैं आपको कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, नाचनी, इन सब चीज़ों का सेवन अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलरली करें तो इससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो है जो आपके ब्लड में शुगर धीरे धीरे रिलीज करता है। दर्शकों, मैं समझती हूँ कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हम आईपीसी में यही देखते हैं कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं उनकी मेडिकेशंस कैसी है, उनका इंसुलिन इनटेक कितना है और इस हिसाब से उनको इंडिविजुअल डाइट दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम आईपीसी में यही देखते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो खा पी कर मजे करता है। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तृप्ति जोशी, कार्डियक रिहैब फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज और एक्सरसाइज के बारे में। मैं आपको बात समझाऊं कि हम जो भी कभी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी आपको शुगर से ही मिलती है। तो ये जो शुगर है, आपका ब्लड शुगर है, वो एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर एक्सेस में है तो ये डायबिटीज होके आपको तकलीफ दे सकता है। डायबिटीज में कहा जाता है कि ये एक तलवार है जिसे दोनों बाजू से धार है। अगर ये कम हो जाए तो भी तकलीफ देगा, अगर ज्यादा हो जाए तो भी तकलीफ देगा। अगर ज्यादा होता है तो आपके पूरे सिस्टम्स पे ये इफेक्ट करता है, और अगर कम हो जाए तो एनर्जी न मिलने की वजह से आपके ब्रेन को भी वो एनर्जी की जरूरत है। वो न मिलने की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, पसीना आ सकता है और डिजीनेस आप महसूस करते हैं। फटीग, एकदम सब निकल जाता है, कुछ एनर्जी नहीं है, ऐसा महसूस होता है। ये सब साइंस है हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब आपके ब्लड शुगर्स कम होने के। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज भी एक तरीके की एक्टिविटी है जहां आपको एनर्जी ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको यूज किया जाता है। तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एक्सरसाइज से काफी कम होते हैं। अभी आप देखेंगे कि आपके एक्सरसाइज की वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो रहे हैं।
तो आप एक्सरसाइज करें, उसके लिए कोई प्रिकॉशंस या कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले चीज है कि कौन से टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हो। अगर सुबह में मॉर्निंग टाइम में आपने आपका डायबिटीज का मेडिसिन ले लिया, जिसका इफेक्ट है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, और उसके बाद में इमीडिएटली अगर आपने विगरस एक्सरसाइज की तो उसके साथ भी आपका ब्लड ग्लूकोज कम होने वाला है, तो हो सकता है कि आप हाइपोग्लाइसेमिया में जाए या आपको कुछ तकलीफ हो। तो इसके लिए ये कौन से वक्त में आपको एक्सरसाइज करनी है, ये जब आपका एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ में है तो वो लेके आप एक्सरसाइज थेरेपिस्ट के पास ये सब सलाह लेना बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज है कि डायबिटिक पेशेंट्स को सेंसेशंस कम हो जाते हैं, उसकी वजह से कुछ वुंड है या कुछ हम मेडिकल टर्म्स में बोले तो उसे डायबिटिक अल्सर्स कहा जाता है। तो अगर ये ऐसे पैर पे है और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज सॉक्स शूज पहन के करें तो वो गर्म होके ठीक भी नहीं होगा और बढ़ने की भी संभावना है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेयरफुट आप कभी भी कोई भी काम न करें। आपके हाथ में जो ये उंगलियों के बीच की जगह है जिन्हें वेब स्पेस कहते हैं, उनका खास तौर पे आपको ख्याल रखना है, हाथ के और पैर के भी। ये अगर गीला रहता है उधर तो इन्फेक्शन होने की बहुत चांसेस हैं। हमेशा कॉटन के स्वच्छ धुले हुए सॉक्स पहन के, शूज पहन के आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो एक्सरसाइज के लिए तो आप आपके साथ में कोई स्वीट रखें या छोटा एक ग्लूकोज का पैक रखें। बाय चांस अगर आप हाइपोग्लाइसेमिया में जाते हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। आप अगर अभी शुरुआत कर रहे हो एक्सरसाइज करना और पहले कभी नहीं किया है तो हमेशा स्लो इंपैक्ट एक्सरसाइज करना चालू करिए। धीरे से वॉकिंग करना चालू कीजिए, धीरे धीरे आपका वॉकिंग स्पीड और टाइम बढ़ाते जाइए। क्योंकि बहुत बार ये डायबिटिक पेशेंट जीरियाट्रिक एज में मतलब ओल्ड एज में रहते हैं, तो इसके साथ साथ में इनको घुटने का तकलीफ होता है या दूसरे कोई ना कोई डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स जो हम कहते हैं वो होते हैं, तो वो इतना फास्ट नहीं चल सकते। तो इनके लिए कुछ अलग एक्सरसाइज फॉर्मेट्स हम बता सकते हैं। तो सभी डायबिटिक पेशेंट से मेरी गुजारिश है कि आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहे वो एक अथॉरिटी एक्सरसाइज थेरेपिस्ट के पास से आप एक प्रिस्क्रिप्शन ले उसका और एक साइंटिफिकली बेस्ड एक्सरसाइज फॉर्मेट करें, एक्सरसाइज चालू करें, जिससे आपको फायदा भी होगा और नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, डायबिटीज दोनों बाजू तलवार की धार, ये याद रखिएगा जरूर। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सचिन लगाटे। आईपीसी में अल्फा थिंकिंग का ट्रेनर हूं। अल्फा थिंकिंग ये एक साइंटिफिक मेडिटेशनल मेंटल प्रैक्टिस है। आप उसे मेडिटेशनल प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। जहां तक आज के एपिसोड का सवाल है, आज का एपिसोड है डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसीज भी माना जाता है, यानी कि डायबिटीज आपको या तो आपके पुरखों से मिला है या तो आपके माँ बाप से मिला है। लेकिन मॉडर्न साइंस की जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, वैसे ये पता चल रहा है कि डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, मानसिक उथल पुथल की वजह से भी हो सकता है। उसके बीज आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे पनपना शुरू होते हैं। कुछ बीमारियां कंजेनिटल यानी कि मां के गर्भ में ही पैदा होती है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस ये मानता है कि जो बीमारियां कंजेनिटल नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है या जेनेटिक नहीं है, उसके पीछे दो प्रमुख वजह होती है। नंबर 1 इज फ्री रेडिकल्स एंड नंबर 2 इज स्ट्रेस। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो फ्री रेडिकल्स का मतलब यह हुआ कि आपके शरीर में धीरे धीरे जहरीले द्रव्य फैलने लगते हैं, और स्ट्रेस ये हुआ मन के अंदर फैलने वाला जहर। जहां तक अल्फा थिंकिंग का सवाल है, आईपीसी में अल्फा थिंकिंग के जो कोर्सेस होते हैं उसमें आपको यह सिखाया जाता है कि आपके मन के अंदर जो तनाव है, यानी कि आपके मन के अंदर ये जो धीरे धीरे रोजमर्रा जो जहर फैल रहा है, उसको किस तरह काबू में किया जाए।
उसके लिए अल्फा थिंकिंग में अलग अलग मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस हैं, मेंटल टेक्निक्स हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, ताकि आपके मन के अंदर जो तनाव बार बार पैदा होता है, रोज पैदा होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, उससे शायद मोटापा भी बढ़ सकता है, दिल की बीमारियां बढ़ती है, उसके ऊपर पहले से ही एज अ प्रिवेंटिव मेजर किस तरह से काबू पाया जाए ताकि आगे चलकर आपको डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी ना हो। नमस्ते, मैं डॉक्टर रूपाली आपका आईपीसी होलिस्टिक सेक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, आईपीसी में एक तरफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है और दूसरी तरफ जहाँ की एंशिएंट आयुर्वेदा को भी प्योरली प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपको पता होगा, कि अपनी डायबिटीज हाई होने के बावजूद भी डायरेक्टली आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेना शुरू कर लेते हैं और उसकी वजह से कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी उनको फेस करने पड़ते हैं। इसलिए जब पेशेंट्स आईपीसी में आते हैं, हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि पहले जो आपकी हाई शुगर्स है उनको कंट्रोल में करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया जाता है, जैसे कि हम लोग उसे प्रकृति कहते हैं। फिर उसके अनुसार हम उनको प्रॉपरली आयुर्वेदिक डाइट देते हैं। उसके बाद उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये जो मेडिसिन होती है, पहले तो जब एलोपैथिक मेडिसिन होती है उनसे उनके शुगर्स लेवल को कंट्रोल किया जाता है। फिर ये आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे उनकी एलोपैथिक डोसेजेस को भी कम किया जाता है। बेसिकली हम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आईपीसी में प्रिस्क्राइब करते हैं, ये कम्प्लीटली रिसर्च मेडिसिन होती है और इसकी वजह से उनकी बॉडी क्लेंजिंग होती है और उनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी की, वो भी इम्प्रूव हो जाती है और इसकी वजह से उनकी जो शुगर लेवल कंट्रोल आने में भी बहुत फायदा होता है। जब हम कहते हैं कि बॉडी क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग बिना जाने भी काउंटर से मेडिसिन ले लेते हैं जिनमें प्योरिटी नहीं होती है, डोसेजेस प्रॉपर नहीं होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया नहीं होता है और इसकी वजह से उनके शरीर को उन सारी दवाइयों का फायदा भी नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली जब तक हम स्टडी नहीं कर पाएंगे तब तक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो सिर्फ सुपरफिशियली ही काम करेंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हमेशा ही रूट कॉज तक जाती है और उसी वजह से वो फायदेमंद है। लेकिन जब भी हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं, पूरी बॉडी को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम ये प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं, सारे हम लोग जो मेडिसिन भी यूज करते हैं वो प्योर हर्ब्स होते हैं और इसकी वजह से अगर इनका लॉन्ग टर्म में भी हम लेते जाएं तो इनका शरीर में बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता है। तो इसीलिए प्रॉपर एडवाइस के बिना और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को जाने बिना अपने मेडिसिन नहीं लेना है। और इसी के लिए अगर आप बहुत ही केयर लेके जैसे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साइमल्टेनियसली हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं और आपको अगर आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटिन्यू करनी है तो वो प्रॉपर एडवाइस से, प्रॉपर चेकिंग के साथ, यानी जैसे कि हम लोग टाइमली चेकिंग ऑफ योर शुगर लेवल्स करते रहते हैं, तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ भी आयुर्वेदा अच्छे से प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो डेफिनेटली हमें ईमेल कीजिए। हमारा वेबसाइट है www.ipc-india.com और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए और जानकारी के लिए और आपकी अवेयरनेस के लिए देखते रहिए आईपीसी शो। धन्यवाद। युक्ता